अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। क्या? निर्देशांक ज्यामिति। कल वाला दिख रहा था ना? नहीं देखे हो? देखे हैं। निर्देशांक ज्यामिति। देखो, जो नहीं पढ़ा है उसे लगभग तो पढ़ ही लियो, हम रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अक्ष सारी बातें अगर समझ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। भुज क्या होता है बताओ, और कोटि क्या होता है ये भी बताओ, है ना? इससे भी क्वेश्चन आएंगे और आते हैं। हम चालू करते हैं तुम लोगों का पहला नंबर। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। क्या? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। क्या होते हैं भाई? 0 और 0। देखो, अब मूल बिंदु कहाँ पे होता है पहले ये समझ लो। ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये है हमारा, ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष कहलाता है। हाँ बोलो। यहाँ पे रहता है मूल बिंदु। यहाँ पे रहता है मूल बिंदु। ये कहलाता है वाई डैश अक्ष, है ना? और ये कहलाता है एक्स डैश अक्ष। ये एक्स का धन वाला रहता है और ये वाई का धन वाला रहता है। ये वाई का माइनस यानी ऋण वाला रहता है और ये वाई का ऋण, एक्स का ऋण वाला रहता है। तो एक्स का ऋण वाला एक्स डैश, एक्स का ऋण वाला एक्स डैश, वाई का ऋण वाला वाई डैश। समझ गए? समझ गए। अब इसके बीच में जो होता है यानी ये वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है, देखो अब जो सोई हुई है उसको बोलते हैं क्षैतिज। जो सोई हुई है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल होता है वो। ठीक है, जो सोई हुई है, जो सोई हुई है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। ये सोया है ना, और जो खड़ा हुआ है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, जो सोया हुआ है उसको क्या बोल देते हैं? जो खड़ा हुआ है उसको खंभा कैसे होता है? क्षैतिज की ऊर्ध्वाधर। नहीं तो बिजली का तार ऐसे ना लग जाता, रास्ते में पूरा ऐसे फैला होता फिर, है ना? तो खंभा कैसे लगता है? रोड कैसे होती है? क्षैतिज। रोड कैसे होती है? क्षैतिज। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए। रोड कैसे होती है और खंभा कैसे होता है? तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना? एक क्वेश्चन है इससे। और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज। रेखा। ठीक है, नहीं समझे? ये ऊर्ध्वाधर है और ये, क्षैतिज। तो जहां ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कटते हैं उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। समझे कि नहीं समझे? और मूल बिंदु में जो होता है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। यानी एक्स की भी वैल्यू 0 होगी और वाई की भी वैल्यू 0 होगी। तो जब ये हो जाएगा तो पूछेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। नहीं समझे? समझ गए। कि नहीं समझ गए? अगर बोले कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, अभी सब नोट करोगे बताने के बाद, पहले अच्छे से समझ लो कौन कहाँ होता है। ठीक है, बोलो। दूसरा बोलता है, बिंदु माइनस, देखो बिंदु माइनस 2 और माइनस 3। समझे रहना, इससे 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। -2 और -3 किस चतुर्थांश में है ना? किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित है। है या स्थित है? किस चतुर्थांश में? क्वेश्चन टैग है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो, इसमें अगर देखा जाए तो 4 चतुर्थांश बनते हैं। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। यानी 1 2 3 ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा चतुर्थांश और ये। हाँ बोलो। नहीं समझे?
ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा ये, तीसरा ये। चौथा देखो ये है x का प्लस वाला, कौन सा? प्लस वाला। ये है y का प्लस वाला। तो पहले चतुर्थांश में अगर इस साइड लोगे तो प्लस और प्लस आएगा, ठीक है। यानी प्लस प्लस किस में आता है? पहले चतुर्थांश में। तो ये तो माइनस है और ये भी माइनस। यानी पहले चतुर्थांश में तो ये नहीं आएगा, यानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले चतुर्थांश में क्या आता है? प्लस। समझ गए? समझ गए। अब दूसरा वाला देखे, देख याद रखना, पहले x का लिखा जाता है और फिर y का। ये नहीं कि पहले y का लिख दो। ये y अगर बोला क्वेश्चन की निर्देशांक क्या होते हैं? x y ऐसे फॉर्म में लिखे जाते हैं, y x ऐसे कभी नहीं लिखे जाएंगे। समझ गए? नहीं समझ गए? समझ गए। निर्देशांक बोलेगा तो x y होना चाहिए, y x नहीं होता, ये गलत है। और ये सही है। तो पहले तो x वाला, तो x वाला का इस साइड किस में है? y वाला का किस में है? यानी माइनस और तो माइनस और प्लस किस में आएंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। ये चतुर्थांश है, क्या है? चतुर्थांश। 4 ठो होते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जब काटते हैं तो आपस में एक ठो मूल बिंदु बनता है, उन मूल बिंदु में से 4 ठो चतुर्थांश बनता है, जिसको प्रथम चतुर्थांश में धन धन आता है, दूसरे वाले में माइनस प्लस आता है, यानी ऋण धन आता है। तीसरा वाला देखो, x वाला क्या है? ये वाला क्या है? तो तीसरे वाले में आ जाएगा माइनस, और ये वाला माइनस x का है और ये वाला माइनस। समझ गए? अब ये इसमें देखो, ये वाला ये वाला तो प्लस और तो चौथे वाले में आता है प्लस और पहले वाले में धन धन, दूसरे वाले में बोलो, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में और चौथे वाले में, ठीक है। इतना तो आ गया। अब इसको भी समझ लेते हैं। ये बोलता है पहले वाला माइनस, दूसरे वाला भी तो माइनस और तो किस चतुर्थांश में? तो यहाँ पे लिख देना कि उत्तर में या तृतीय चतुर्थांश में है। बोलो, नहीं समझ पाए? तृतीय चतुर्थ, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। बन जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? समझ रहे हो ना? अगला बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर होगा। अब इसको भी समझो, इसको मिटा दे, कर लोगे ना, ये तो बन जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से। तीसरा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें है, समझना पड़ेगा कि कौन सा बिंदु x अक्ष में है, कौन सा बिंदु x अक्ष में होगा या है। बोलो, ऑप्शन दिया है 0 3, बा नंबर दिया है 0 -3, सा नंबर दिया है 2 और 1, दा नंबर दिया है 5 0। हाँ बोलो। अब यहाँ देखो, अगर बोले कौन सा x अक्ष में, तो जब x अक्ष की बात करेगा तो वहां पे y वाला निर्देशांक 0 होना चाहिए। समझ गए? y जहां 0 रहेगा, मैं इसका मतलब है कि वो कौन से अक्ष में आ गया? x अक्ष में आ गया। समझ गए? जैसे यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे y, पूरे लाइन में y की वैल्यू कितनी होगी? 0। इस पूरे लाइन में y की वैल्यू होगी 0। कब होगा? जब वो यहाँ होगा। यहाँ यानी कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज यानी कौन सा? x अक्ष। तो अगर कौन सा बोले कि कौन सा बिंदु x अक्ष में है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? तो इसमें y कहाँ 0 है? इसमें है y 0, इसमें तो x 0 है। हाँ बोलो। तो ये तो हो नहीं सकता है x अक्ष में, ठीक है। इसमें y 0 है तो ये भी नहीं हो सकता है। हाँ बोलो। इसमें x 0 है, ये भी क्या इसमें y 0 है, तो ये भी इसमें हो जाएगा। इसका आंसर यही सही है, क्योंकि इसमें y वाला क्या हो गया? अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता, सुनो कि कौन सा y अक्ष में है, कौन सा? अब कौन सा y अक्ष में है तो x वाला क्या होना चाहिए? समझे? नहीं समझे? x वाला क्या होना चाहिए? तो x वाला ये 0, ये भी y अक्ष में आएगा। फिर x वाला ये 0 है ना, तो ये भी y अक्ष में। हाँ, दोनों सही होगा,
ठीक है, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं देगा, वो समझाने के लिए हम तुम लोगों को बता रहे। समझ गए? इसमें से इस बोलता है कौन सा एक्स अक्ष में है, तो ये वाला सही है। क्यों एक्स अक्ष में? इसलिए ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पे 0 है। एक्स अक्ष में y की वैल्यू 0 होती है। नहीं समझे? एक्स अक्ष में y का जो मान होता है वो क्या हो जाता है? वहां न देखो, यहाँ देखो, फिर मार बजेगा, हम बताए देते। सम बन जाएगा। अब ये बताओ चलो किस में आएगा और कौन से चतुर्थांश में आएगा? देखो ये किस में, कौन से अक्ष में आएगा? एक्स अक्ष में आएगा कि वाई अक्ष में आएगा? नहीं, इसमें कौन सा मान 0 है, एक्स वाला कि वाई वाला है? जब एक्स वाला 0 तो किस में आएगा? वाई में ना आएगा। एक्स वाला 0 तो वाई में, वाई वाला 0 तो एक्स में। तो अभी इसमें कौन वाला 0? तो किस में आएगा? हाँ, इसमें कौन वाला 0? तो किस में आएगा? चतुर्थांश। ये प्लस में और ये तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, ये भी प्लस में और ये भी तो प्लस 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 प्रथम चतुर्थांश बन जाएगा। ठीक बात। अब थोड़ी समझ गए ना? ठीक है। अब बोलता है कौन सा वाई अक्ष पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो 0 2 1 2 2 0 8 0, तो बता दोगे कौन सा होगा? बताओ। ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उसमें हाँ, और पूछता है वाई। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, पूछता है 2 और -1 कौन से चतुर्थांश में है? देखो ये है प्लस में और ये है तो प्लस माइनस चेक करो, प्लस तो ये कौन सा चतुर्थांश आएगा? चतुर्थांश बन जाएगा? नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो लगभग समझ में आ गया है ना? तो ये पूरा बनना चाहिए ऑब्जेक्टिव ना इसके। अब दूसरे क्रमक क्वेश्चन में आते हैं। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है। हाँ बोलो। x और y होता है निर्देशांक। हाँ बोलो। जहां x क्या कहलाता है? भुज। क्या कहलाता है? y क्या कहलाता है? कोटि। यानी ऐसे वाला भुज और ऐसे वाला कोटि, यानी खड़ा वाला कोटि और सोया वाला। नहीं समझे? तो भुज यहाँ पे हो जाएगा x, कोटि हो जाएगी y। क्या दोनों का मान 0 है? नहीं है। दोनों का मान 0 है ना? तो क्या मूल बिंदु में भुज कोटि दोनों शून्य होता है? सत्य। हाँ होता है। नहीं समझे? बोलो ना यार। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। वेरी गुड। समझाए दे रहे हैं। क्या वाई अक्ष में क्या भुज शून्य होता है? भुज शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन बोलता है भुज शून्य नहीं होता है। तो देखो वाई अक्ष में x का मान क्या होता है? 0। तो y क्या कहलाता है? कोटि है ना? लेकिन x क्या कहलाता है? तो क्या y अक्ष में x 0 है? या y अक्ष में भुज 0 होना चाहिए। y का जब समझा रहे हैं तो यहां देखो ना, हम क्या बता रहे हैं? कोटि है ना? तो y अक्ष में भुज शून्य होगा। y अक्ष में भुज यानी x का मान। क्या y अक्ष में x का मान शून्य होता है कि नहीं होता है? तो बोलता नहीं होता है, तो गलत है। हमने अभी बताया ना y अक्ष में x का मान क्या हो जाएगा? 0। y अक्ष में x का मान क्या हो जाएगा? तो ये बोलता नहीं है 0, तो इसका मतलब ये हाँ बोलो। ठीक है। हाँ, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है। असत्य यानी y अक्ष में भुज शून्य होता है। समझ गए? ध्यान रखना। ठीक है। और कौन सा तीसरा नंबर? x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती। इसमें असत्य कौन लगाया है? इसका आंसर हाँ चेक करो, सत्य होना चाहिए। x अक्ष में कोटि शून्य होती है। देखो अब x अक्ष है तो x और y होते हैं। क्या होते हैं?
तो एक्स अक्ष में जो कोटि होगा, कोटि यानी जो वाई होगा, तो एक्स अक्ष में वाई क्या हो जाएगा? 0 बताए है ना। तो एक्स अक्ष में वाई यानी कोटि, वाई मतलब कोटि। तो एक्स अक्ष में कोटि क्या हो जाती है? 0 समझ गए? एक्स अक्ष में कोटि क्या हो जाएगी? 0 सत्य कर लेना इसको। देखो समझ गए कि नहीं समझ गए? बिंदु क्या 2 3 क्या प्रथम चतुर्थांश में आएगा? सत्य की असत्य, प्रथम चतुर्थांश, ये भी तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश? तो हाँ बोलो सत्य है, ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। एक और बोलता है -1 और 2 यानी ऋण 1 और 2 वाई अक्ष पर है। देखो वाई अक्ष में होने के लिए, वाई अक्ष में x बराबर क्या होना चाहिए? क्या यहाँ x 0 है? यानी वाई अक्ष में नहीं है। ठीक है, अगर बोले x अक्ष में है तो x अक्ष में होने के लिए y बराबर क्या होना चाहिए? क्या यहाँ y बराबर 0 है? तो ना तो ये y अक्ष में है और ना ही ये इन दोनों अक्ष में है, बीच में आएगा कहीं पे। ठीक है, हम खींचना बताए है ना तुमको, याद करो, हम वैसे ही खींच के कर लेते हैं। तो ये भी प्रश्न क्रमांक 2 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बोलो हाँ, नहीं बनेगा? पूरा बन जाएगा ना? बोलो ना यार। ठीक है, अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए है। तुम लोग अपने से आंसर टिक कर लो, लिख भी लो जल्दी जल्दी, लिखना भी है उसको, बन जाएगा ना? बोलो। तीसरा नंबर बोलता है निर्देशांक तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को, ये देखो ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष हो गया। हाँ बोलो। ये तो ये एक्स अक्ष कौन सा? ये तो दोनों के कटान बिंदु, दोनों के प्रतिच्छेद, कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जो कटते हैं उस बिंदु के क्या बोल देते हैं? अभी बताए हैं ना। तो दोनों के कटान यानी प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते। ठीक बात। हाँ, मूल बिंदी नहीं, मूल बिंदु। अब बोलता है बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज तथा वाई को, अभी बताए हैं, ये वाला भुज है और ये वाला है ना, बन जाएगा। बोलो। ये देखो ना, इसको सपना आया। अब यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो? देखते तो ऐसे करे होते। ये मत समझो कि ये लगा है तो हम तुमको कुछ न बोलेंगे, बात बराबर और ठोकेंगे भी नहीं करोगे तो फिर गुस्सा आएगा हमको। हाँ, यहाँ देखो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? पूरा समझ गए ना? बोलता है पहला नंबर, इसको खत्म ही कर देते हैं। बिंदु 0 4 कहाँ स्थित होगा? 0 और 4। देखो कौन 0 है? और y तो दिया है ना। अब x 0 है तो कौन सा अक्ष में होगा? हाँ, ठीक है, समझ गए? इसमें कौन 0 है? x। दिखाई नहीं दे, देख के बोलो, समझ के बोलो, बता देते, नहीं तो फिर गुस्सा। इसमें कौन 0 है? x अक्ष ना है। तो क्या बोल रहे हो? y अक्ष। यहाँ पे x 0 है, इसलिए कौन से अक्ष में होगा? y अक्ष में होगा। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, अब 1 2 और बता देते, बाकी बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? क्षैतिज वाले रेखा का नाम है x अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाली रेखा का नाम है y अक्ष, तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का क्या नाम है? और इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम मूल बिंदु है। समझ गए? इसका उत्तर यही है, लिख के नहीं बताएंगे, तुम लोग समझ लो। क्या समझ लो कि क्षैतिज जो ये जो तल है ना, समतल में जो हमने x अक्ष और y अक्ष बनाया है, इसमें क्षैतिज वाली रेखा को हम बोलते हैं x अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाली रेखा को हम बोलते हैं y। ठीक है, और इन दोनों के इन दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे रहता है, और जिसके निर्देशांक क्या हो जाते हैं? 0 और
जीरो बस नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा पेपर में। 0 0 यानी x भी 0 और y भी 0। चलो बन जाएगा, नहीं बनेगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 6, 6 नंबर है ना। 5 बता दिए ना, उसमें है वही चीज जो बताए अभी ना। देखो ना, बोलो। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर है ना। कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है? x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता? तो देखो, अब एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग, 4 तो भाग है ना? नहीं है, 4 भाग है। तो x अक्ष और y अक्ष को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इनके नाम क्या? प्रथम चतुर, द्वितीय चतुर, तृतीय चतुर, चतुर्थ चतुर। बस 4 भाग होते हैं। कितने भाग? बन जाएगा। यानी कार्तीय तल में x अक्ष और y अक्ष को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इनके नाम क्रमशः ये बन जाएगा। ठीक है। उल्टा हो या सीधा, समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? हाँ, ठोकान न खाना हमसे। अब ये किस चतुर्थांश में पूछ लेते, तुम लोग खुद बताओगे। ठीक है, ये बोलो। 2 3 4 और -5, -3 और माइनस। यहाँ देखना, लास्ट है, लगभग 3 अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये पहला वाला -1 और 3, तो ये माइनस में, हाँ बोलो। और ये तो माइनस प्लस चेक करो। इसमें बताए थे प्लस और इसमें बताए थे माइनस, और इसमें प्लस और, तो इसमें देखो माइनस और प्लस, यानी कि द्वितीय चतुर। समझ गए? और ये वाला देखो 2 और, यानी प्लस और, ऐसे इसको भी, ऐसे इसको बता दोगे। हाँ, तो चलो एक बार जो भी होगा अभी पूरा कंप्लीट करके हमको दिखा दो। पूरा है, फिर हम 4 लेसन में चलते हैं। ठीक है? आ गया। ठीक है, आगे लगाओ। अब थोड़ी चुप रहे ना, थोड़ी इनको पढ़ा देते हैं। अध्याय 4, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब चलते हैं अध्याय 4 में। 3 खत्म कर दिए, उसके ऑब्जेक्टिव तुम लोग खुद करोगे, 4 के भी खुद करोगे। हम सिर्फ सवाल बताएंगे। है क्वेश्चन नंबर 5 से। के किस मान के लिए, किस मान के लिए, मान के लिए x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस बात नहीं करोगे तो तुम लोग बन जाएगा। तो हल और दिया क्या दिया है? दिया है बहुपद या समीकरण या रैखिक समीकरण, है ना। तो समीकरण क्या है? 2x धन 3y बराबर के, इसको मान लेते समीकरण। हाँ बोलो। जो दिया है उसी को मान लिए समीकरण। अब इसको मानने के बाद भाई हमको k का मान भी निकालना है। किसका मान निकालना है? वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी हमको k की वैल्यू निकालनी है, यानी निकालने की जरूरत है। कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो, समीकरण में अब क्या करा देते हैं? x बराबर क्या रख देते हैं? y बराबर कितना रख देते हैं? जो भी मान मिलेगा वो किसका मान होगा? तो समीकरण में मान रखने पर, समीकरण में मान रखने, कौन सा मान रखने पर? x बराबर 2 और y बराबर, तो रख दे 2 की जगह x की जगह धन की जगह 3, तो y की वैल्यू बराबर तो के, तो 2 दूना, हाँ बोलो, 3 कम बराबर तो के, तो के की वैल्यू 4 3 7 आ गया। किसकी वैल्यू?
यही एक ठो वैल्यू है जिसके लिए समीकरण का एक हल हो गया है। बन जाएगा? नहीं बनेगा? कर लो। ओके, यहाँ देखो ना मिथुन। हाँ तो यहाँ देखो, वहां काहे बतिया रहे हो? यहाँ देखो, फिर मार खा जाओगे फिर। देखो अध्याय 4 क्या? अध्याय 4 का क्वेश्चन नंबर 6 बोलते यदि बिंदु 3, 4 समीकरण इतने के आलेख पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा? हमको ये बात पता है, क्या बात पता है कि ये हमारा समीकरण है। क्या है? समीकरण दिया है। क्या दिया है? लिख लोगे 3y = ax धन समीकरण। देखो बिंदु दिया है। क्या दिया है? बिंदु यानी जो होता है 3 और 4, तो इसमें से x भी है और y भी। हाँ बोलो। ये वाला x का और ये वाला y का। अतः क्या? x बराबर यहाँ कितना, y बराबर कितना, इन दोनों के मान को समीकरण, तो x यानी समीकरण 1 में मान रखने, समीकरण 1 में मान रखने 3 की जगह y की जगह, हाँ बोलो, बराबर तो a की जगह x की जगह, हाँ बोलो, प्लस तो 7 तो। अब यहाँ पे करा लेते हैं ऐसे 4 तिहाई, अब 1 का 3 में 7 तो ठीक है, ठीक है। एक ठो है ना गाना, ठीक है, वही ऐसे है। हाँ नहीं है गाना ठीक। उसका कहने का यही मतलब है कि कुछ भी कर लेंगे हम, ठीक है, सब कुछ में ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, होता भी है तब भी ठीक है ना। तो अब 7 इस साइड है तो इस साइड आएगा ना, तो 3a = 12 माइनस 12 माइनस 7, 12 ऋण 7, 3 तो 3a, 12 में से 7 घटाओगे तो 1 2 3 4 5, कितना? a बराबर 5, और 3 कहाँ जाएगा? 3 जाता है सफर करने। कहाँ जाता है? उसका टाइम आ जाता है तो नीचे पहुंच जाता है, और a का मान आ जाता है 5/, और ये आंसर बनेगा। नहीं बनेगा? लगाओ। ठीक है, चमका। यहाँ देखो, अब बोलता है इतने से जाकर क्या लिख दो, एक ठो समीकरण। इतना बिंदु है और इससे होकर जाए, हमको एक ठो समीकरण लिख देना है। वो भी कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रैखिक का मतलब है कि किसी भी चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो जाए? 1। बताए है ना? 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो द्विघात हो जाएगा। अगर 2 हुआ तो द्विघात हो जाएगा। हमको द्विघात नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? हाँ बोलो। यहाँ देखो, हमको चाहिए क्या? लिखो नहीं, अभी इधर देखो। तो हल और दिया नहीं है इस बार, दिया तो है लेकिन इस बार दिया है बिंदु। क्या? बिंदु। जो बिंदु है वो 2 और 14, यानी कि वो x और y के रूप में होगा। हाँ बोलो। यानी यहाँ x बराबर और y बराबर 14। ठीक है? ठीक है, नहीं है? ठीक है। अब यहाँ देखो, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं रैखिक समीकरण का एक रूप होता है। जो रैखिक समीकरण होता है उसका एक ठो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का व्यापक रूप। व्यापक रूप। अब व्यापक रूप जो होता है, डोंट टॉक, यहाँ देखो, होए हीरो, आराम से थोड़ी। व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax धन by धन c बराबर, होता नहीं होता? अब बोलो ना, ऐसे पढ़ाए नहीं रे। ये रैखिक समीकरण का व्यासमा अधिकतम घात कितनी है? 1। इसकी अधिकतम घात 1, इसकी अधिकतम घात है ना। तो अब यहाँ x बराबर कितना रख दे, y बराबर कितना रख दे, जो भी मिलेगा आंसर। चाहे c का मान 10 रख दो, 12 रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो c का मान ना भी रखोगे तब भी समीकरण सही रहेगा। चाहो तो c का मान अपने से भी कुछ बना के रखोगे तब भी समीकरण सही रहेगा। समझ गए? a का मान कितना रे? नहीं है, a का मान 2 नहीं, a की जगह a। हाँ बोलो। मान रखने, बोलो मान रखने, तो a की जगह x की जगह तो ये 2, ठीक है। b की जगह y की जगह 14।
धन तो धन, सी तो सी, बराबर तो बराबर, जीरो तो जीरो, 2 का ए में हुए, धन तो धन, 14 का बी में कभी, धन तो धन, सी तो सी, और ये हमारा एक ठो समीकरण होगा, बन जाएगा। बात नहीं करोगे ज्यादा, नहीं तो फिर हाँ सर इसमें हल दिया है, डाल दिए